पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे कि आज मैं नारीवादी उपागम यानी फेमिनिस्ट अप्रोच के ऊपर वीडियो लेक्चर लेकर आई हूं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सिलेबस है इसे आप लोग देख लीजिए। इसमें आपको नारीवादी उपागम के बारे में भी पढ़ना एवं समझना होगा, तभी आप इस पे आधारित एमसीक्यूज़ को हल कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो डियर फ्रेंड्स, नारीवाद एक राजनैतिक आंदोलन है जो कि विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलनों की एक श्रेणी है। जो नारीवाद है वो एक तरह से राजनैतिक और विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलनों की क्या है, एक प्रकार की श्रेणी है या कैटेगरी आप इसको कह सकते हैं। जो नारीवाद है वो मुख्य रूप से राजनैतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक लैंगिक समानता को परिभाषित करने, उन्हें स्थापित करने और उसे प्राप्त करने के एक लक्ष्य को साझा करते हैं। जो नारीवाद है, जो नारीवादी आंदोलन के समर्थक विचारक हैं, उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि राजनैतिक, आर्थिक यानी नारियों को राजनैतिक रूप से आर्थिक स्तर पर उनका जो राजनैतिक स्तर है, उनका जो आर्थिक स्तर है, उनकी जो व्यक्तिगत जीवन का स्तर है, साथ ही साथ जो समाज में लैंगिक असमानता है व्याप्त है, तो उसे नारियों को लैंगिक समानता को परिभाषित करने वाला एक उपागम है और इसे आप आंदोलन की श्रेणी में भी स्थापित कर सकते हैं और ये उसी को प्राप्त करने का एक लक्ष्य है। इसमें क्या है, जो नारीवादी उपागम है इसमें जो महिलाएं हैं उन्हें पुरुषों के समान शैक्षिक एवं पेशेवर अवसर स्थापित करना शामिल है। जो नारीवादी आंदोलन के समर्थक थे विचारक, उनका जो मेन उद्देश्य था वो यह था कि नारीवादी आंदोलन के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान शैक्षिक व पेशेवर अधिकार यानी उनको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों, उनके साथ किसी प्रकार का शैक्षिक भेदभाव न किया जाए, उन्हें भी समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए जैसे कि पुरुषों को प्रदान की जाती है या लड़कों को प्रदान की जाती है। उसी प्रकार से लड़कियों को भी समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध हों एवं शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत उन्हें अपने ढंग से अपने पैरों पे खड़ा होने का अवसर भी प्रदान किया जाए, यानी उन्हें पेशेवर अवसर भी प्रदान किया जाए। अब इसे हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट को मुझसे शिकायत रहती कि मैं इंग्लिश में नहीं बताती हूँ कोई भी कॉन्सेप्ट, तो इसका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया। आप लोग समझ लीजिए, आप लोग के समझने के लिए मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया है कि फेमिनिज्म इज़ ए पॉलिटिकल मूवमेंट, ideologies and social movements of a category which is the political, economic, personal and social gender equality to define, to set and achieve a goal, share it their women to men of similar educational and professional opportunities to install is included। ठीक है, तो मैंने एज इट इज़ आपको इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया है। तो मेरे इंग्लिश वर्जन के जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसे देख लें कि जो फेमिनिज्म है वो एक तरह का पॉलिटिकल मूवमेंट है जो कि आइडियोलॉजीज़ और सोशल मूवमेंट की एक कैटेगरी है। ठीक है, जैसा कि मैंने हिंदी में ही बताया कि एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन की कैटेगरी है ये। और क्या है ये, क्या है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, पर्सनल है एंड सोशल जेंडर इक्वालिटी की बात करता है और उसे इसी रूप में परिभाषित करता है। और इसका जो एक उद्देश्य है, एक गोल है, उस गोल को प्राप्त करना है और उसे साझा करना है, जो कि महिलाओं को पुरुषों के समान यानी वुमेन टू मैन ऑफ सिमिलर एजुकेशनल यानी महिलाओं को पुरुषों के समान सिमिलर एजुकेशनल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है। तो आई थिंक आपका यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको अगर कोई डाउट रह गया हो मेरे किसी भी टॉपिक को समझने में, तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दिया करिए, ताकि मैं आपके डाउट को आगे के वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर सकूं और आप लोग को पूरी टॉपिक को फिर से समझा सकूं। अगर आप लोग को कोई भी डाउट रहता है मेरे किसी भी टॉपिक को लेके, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए, क्योंकि सुधार की आवश्यकता सभी को रहती है। अब देखिए, आगे हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो नारीवादी दृष्टिकोण है यानी फेमिनिस्ट अप्रोच है वो कब लोकप्रिय बना। हालांकि इसकी शुरुआत तो 1980 से हो चुकी थी,
थी, लेकिन इसे ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई 1990 के दशक में। जो नारीवादी सिद्धांत है उसे सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी 1990 के दशक में, यानी ये 1990 के दशक में काफ़ी लोकप्रिय बना। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं के अनुभवों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लगातार बाहर रखा जा रहा है। देखिए क्या बात कहता है, इसे समझने की आप लोग कोशिश करिए कि हालांकि इस समय वर्तमान परिपेक्ष में हम देखेंगे तो काफ़ी मानदंड इसके बदल चुके हैं, लेकिन पहले क्या होता था 1980 के दशक के पहले क्या होता था कि जो लड़कियां थीं उनके जन्म लेते ही माता पिता चिंता के शिकार हो जाते थे और ये कहते थे कि हमें तो लड़की पैदा हुई है। और उसी समय से जो समाज में भेदभाव, ये पुरुष और महिलाओं को लेकर भेदभाव था, वो एक तरह का धारणा का रूप धारण कर लिया था मनुष्यों के मस्तिष्क में, और उनकी ये सोच, और उन्होंने एक सोच डेवलप कर ली थी, एक माइंड में जो मेंटेलिटी कहते हैं ना जिसे, मानसिकता, उनकी मानसिकता ये पहले जो थी वो मानसिकता यह थी कि लड़की जो है, लड़कियां किसी भी प्रकार से लड़कों से बराबरी नहीं कर सकती हैं, और लड़कियों को यही मानसिकता का कारण था जो लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा हीन भावना से ग्रसित कर देता था। यानी जो लड़कियां थी उनके बारे में जो समाज में मानसिकता व्याप्त थी वो यह थी कि लड़कियां जो हैं वो किसी भी रूप में लड़कों से बराबरी नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो जो फेमिनिस्ट अप्रोच था अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, उसे लोकप्रियता प्राप्त हुई 1990 के दशक में। हालांकि इसकी शुरुआत 1980 में ही हो गई थी, और यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता था कि महिलाओं के अनुभवों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लगातार बाहर रखा जा रहा है। ठीक है, होता यह था कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस फेमिनिस्ट अप्रोच in 1990 in the early popular. ठीक है, this entails that women the experiences of the international study of the relation from constantly being excluded. International relations feminists urge that the sex relationships यानी gender relations, international relations of are an integral part. देखिए वही कहा जा रहा है कि जो ये लैंगिक भेदभाव किया जाता था समाज में, महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव की भावना व्याप्त थी। जो जैविक असमानता थी वो तो व्याप्त थी, लेकिन महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव किया जाता था। ठीक है, यही कहा जा रहा है कि राजनीतिक महिलाओं को राजनयिक स्तर प्रदान करने और वैवाहिक संबंधों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भावना विकसित हुई कि महिलाओं के राजनीतिक स्तर पर भी सम्मान प्राप्त होना चाहिए और उनके वैवाहिक संबंधों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जो सेक्स के अवैध व्यापार यानी सेक्स ट्रैफिकिंग को सुविधाजनक बनाने में भूमिका निभाते हैं। यानी जब महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे, उन्हें भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की आज़ादी प्रदान की जाएगी। उनके साथ जो शैक्षिक असमानता व्याप्त है, जो लैंगिक असमानता व्याप्त है, उसे समाप्त किया जाएगा। तो महिलाएं भी हर स्तर पर पुरुषों से किसी भी स्तर पे, किसी भी रूप में महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से किसी भी स्तर में कम नहीं आंकी जा सकती। ठीक है, सो डिप्लोमेटिक वुमेन एंड मैरिटल रिलेशंस आल्सो फोकस ऑन विच शुड बी गिवन सेक्स इलीगल ट्रेड टू फैसिलिटेट इन द रोल प्ले। ठीक है, ऐसा ये माना जाता था क्योंकि 1980 के दशक से पहले क्या था, महिलाओं को ना तो मताधिकार प्राप्त था, कई देशों में मताधिकार भी नहीं प्राप्त था, उन्हें शिक्षा के समान अवसर भी नहीं प्रदान किए जाते थे। ठीक है, ये सब सोशल इशूज़ थे महिलाओं के साथ। ठीक है, और जैसे कि जैविक असमानता क्या होती है, जब एक लड़की जब पैदा होती है तो वो तो जैविक असमानता ये रहती है कि पुरुष जो होते हैं वो महिला गर्भ धारण कर सकती हैं, लेकिन पुरुष जो है वो गर्भ धारण नहीं कर सकते हैं। महिलाएं संतान को जन्म दे सकती हैं, लेकिन पुरुष में ऐसी काबिलियत नहीं होती है। तो ये तो क्या हो गई, ये जैविक असमानता हो गई। लेकिन जो ये भावना व्याप्त थी कि जो कार्य पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। यानी पुरुषों में आत्मसंयम होता है, उनमें सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा डेवलप होती है, और उनमें जो प्रभुसत्ता, उनमें पावर होती, पुरुषों में पावर होती। ऐसा माना जाता था कि जो पुरुषों की तुलना में महिलाएं इन श्रेणी में
कमज़ोर हैं, ठीक है। यानी उनमें ना तो शक्ति होती है, ना तो उनमें सोचने समझने की अधिक क्षमता होती है। तो नारीवादी सिद्धांतों का उद्देश्य यह होता था कि लैंगिक असमानताओं की प्रकृति एवं कारणों को समझना, यानी नारीवादी सिद्धांतों का उद्देश्य था लैंगिक असमानताओं की प्रकृति एवं कारणों को समझना तथा इसके परिणाम स्वरूप जो पैदा होने वाले लैंगिक भेदभाव थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी राजनीतिक और शक्ति संतुलन के सिद्धांतों पर इसके असर की व्याख्या करना था। यही नारीवादी सिद्धांत का उद्देश्य था। और जो स्त्री विमर्श संबंधी राजनीतिक प्रचारों का जोर प्रजनन संबंधी अधिकार, घरेलू हिंसा, मातृत्व अवकाश और समान वेतन संबंधी अधिकार, यौन उत्पीड़न, भेदभाव और यौन हिंसा पर रहता था। जो स्त्री विमर्श संबंधी राजनीतिक प्रचारक थे, उनका क्या विचार था, उनका जो मेन फोकस रहता था वो इस पे रहता था प्रजनन संबंधी अधिकारों पे। महिलाओं के जो प्रजनन संबंधी अधिकार थे, उनको जो घरेलू हिंसा से जो उनका उत्पीड़न होता था, उनके विरुद्ध अधिकार प्रदान करने का फोकस रहता था। मातृत्व अवकाश पर फोकस रहता था, या साथ ही साथ ये इस पे भी उनका फोकस रहता था कि महिलाओं को पुरुषों के साथ समान वेतन प्रदान किए जाएँ, ठीक है। तो ये सब उत्पीड़न के खिलाफ इनका फोकस रहता था, ठीक है। जो नारीवादी सिद्धांतों का उद्देश्य था वो ये था। इसी को इंग्लिश में हम देख लेते हैं कि फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स द पर्पस ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी ऑफ नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज एंड consequently arising of gender discrimination in politics and the balance of power, the principles of its bearing on the interpretation to do women exchange related political promotions, thrust of reproductive rights, domestic violence, maternity leave, equal pay rights, sexual harassment, discrimination and sexual hate remains। यानी जो नारीवादी आंदोलन के समर्थक थे, उनका जो मेन इशू था वो यह था, जो मेन फोकस था वो महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे, जो जैसे कि उनके ऊपर जो घरेलू हिंसा होती है, जो उन्हें मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, उन्हें पुरुषों के समान वेतन, अगर वो पुरुषों के समान कार्य करती हैं तो उन्हें भी पुरुषों के समान वेतन भी प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे अभी भी कॉरपोरेट सेक्टर में ऐसा देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों के समान वेतन नहीं पाती हैं। तो यही वो कह रहा है कि उनकी घरेलू हिंसा से सुरक्षा हो, उसके प्रति उन्हें अधिकार प्रदान किए जाएं, उन्हें मैटरनिटी लीव भी प्रदान की जाए, ठीक है। हैं, तो जितने भी सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ थे उन्हें समाप्त किया जाए। अब हम इसे समझेंगे और सरल भाषा में जो पहला इसका फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि महिलाएं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो नारीवादी आंदोलन है उसका मेन फोकस क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, नारीवादी उपागम का उदय और विकास हुआ था शीत युद्धोत्तर काल में। जो नारीवादी आंदोलन था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका उदय और विकास कब हुआ था, शीत युद्धोत्तर काल में, ठीक है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया नारीवादी उपागमों का जो उदय और विकास हुआ वो शीत युद्ध के बाद हुआ, शीत युद्धोत्तर काल में हुआ था। हम इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आपने बहुत सारे उपागमों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि यथार्थवादी उपागम, नव यथार्थवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम, ठीक है। अगर आपने उन उपागमों के बारे में डिटेल में पढ़ा है तो उसमें आप देखेंगे कि उसके अंतर्गत महिलाओं की कोई भी बात नहीं की गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सब जो उपागम है उसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रधान प्रवृत्ति ही आपको दिखाई दे रही है। इसमें नारियों के ना तो सम्मान की बात की गई है, ना तो नारियों का उसमें कोई योगदान दिखाया गया है। तो ये सब आपको इसके पहले के उपागम में ये सब बात देखने को मिलेगी। मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्व की इतनी बड़ी लगभग आधी जनसंख्या को हमने पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया। महिलाओं की जनसंख्या विश्व की लगभग आधी जनसंख्या है, उसे हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उन्हें एक तरह से निगलेक्ट कर दिया। नारीवादी आंदोलन के अंतर्गत, नारीवादी उपागम के अंतर्गत क्या बात कही गई और इस पर किस बात पर जोर दिया गया, इसका हम अध्ययन करेंगे बिल्कुल सरल भाषा में। देखिए, जो नारीवादी विषयों पर जो शोध कार्य शुरू हुआ, जो रिसर्च वर्क विभिन्न पॉलिटिकल थिंकर्स द्वारा शुरू किया गया, वो 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 1980 के दशक में नारीवादी विषयों पर शोध कार्य विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा शुरू किया गया।
नारीवादी उपागम पर नारीवादी विषयों पर शोध कार्य विभिन्न विद्वानों द्वारा शुरू किया गया। तो उनका जो मेन टॉपिक था वो उसके अंतर्गत इन्होंने इस पर शोध किया, वो थे साहित्य, मनोविज्ञान और इतिहास। तो इन्हीं विषयों पर फोकस करके नारीवादी विषयों पर शोध कार्य प्रारंभ किया गया। तो शीत युद्ध के बाद, लेकिन जब शीत युद्ध के बाद नारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विद्वानों द्वारा नारीवाद पर कार्य किया गया। जब शीत युद्ध बीत हो गया, जब शीत युद्ध के बाद का काल था जो, उसके अंतर्गत जो विभिन्न विद्वान थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी उपागम पर शोध कार्य प्रारंभ किया और उसे वास्तविक रूप प्रदान किया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि लगभग शीत युद्ध के बाद से ही नारीवादी अध्ययन में तेजी से विकास हुआ, यानी नारियों की स्थिति में सुधार करने हेतु विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ इन विषयों पर। और नारीवादी अध्ययन के जो प्रमुख विद्वान थे उनमें जो सबसे उल्लेखनीय नाम है वो गोल्डस्टीन का है। ठीक है, इनका पूरा नाम है जोशुआ एम गोल्डस्टीन और इनका भी हम अध्ययन करेंगे आगे के चैप्टर्स में। और पीटरसन स्पाइक, ठीक है, इसके अलावा एन टिकनर और जिल स्ट्रोन्स, इनकी पुस्तक के नाम भी मैंने लिख दिए हैं। जेंडर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। अब जो देखिए फेमिनिज्म है, नारीवाद है, वो क्या कहता है, नारीवाद किसकी बात करता है। तो जो नारीवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो है महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना। सीधे एकदम सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि इसका मुख्य फोकस है महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना। और यह अध्ययन यह बताता है कि पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाएं क्या हैं, हानि की स्थिति में रही हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति बहुत हानिकारक है, वह यह अध्ययन यही बताता है। जो सबसे हानि प्राप्त किसने की है, महिला वर्ग ने ही हानि सबसे ज़्यादा प्राप्त की है। जो नारीवादी अध्ययन है वो यही बताता है कि सबसे ज़्यादा हानि की स्थिति में महिलाएं हैं। और ये हानि का कारण क्या है, पितृ प्रधान व्यवस्था, यानी पुरुषत्व प्रधान व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि जो पितृ प्रधान व्यवस्था थी वो सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। और इसमें क्या था, पुरुषों को वर्चस्व प्राप्त होता था, यानी जो पुरुष हैं उनमें ज़्यादा शक्ति होती है। ठीक है, और जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें महिलाओं का शोषण किया जाता था। ठीक है, तो ये जो नारीवादी अध्ययन है वो यह बताता है कि ये जो समस्या है ये सामाजिक समस्या है, ये जैविक समस्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये बताता है कि जो पुरुष होते हैं उन्हें फैमिली का हेड होना चाहिए। ये अध्ययन इस अध्ययन का निष्कर्ष निकला वो ये था कि वो जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें पुरुषों को ही हेड ऑफ द फैमिली बनाया जाता था। ठीक है, लड़कों को अधिक अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती थी। उनका जो ये था कि उन्हें खाने पीने की जो वस्तुएं थी वो लड़कियों से अधिक अच्छी प्रदान की जाती थी, क्योंकि ताकि उनमें शारीरिक ताकत अधिक हो। उन्हें यह है कि लड़कियों को ना तो फ्रीडम मिलती है ना उन्हें एजुकेशन राइट्स मिलता है। ठीक है, तो ये था। तो नारीवादियों के अध्ययन का जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो जेंडर था, लिंग था। ठीक है, यहाँ पे यौन का कोई प्रश्न ही नहीं था, यानी जो उनके साथ जो जेंडर लैंगिक असमानता की जाती थी महिलाओं के साथ, उसके ऊपर नारीवादी अध्ययन करने वाले विचारकों का फोकस था। नारीवादी अध्ययन के विचारकों का मुख्य जोर था दो विषयों पर, एक जैविक, दूसरा लैंगिक। तो देखिए जो जैविक असमानता वो है जो कि प्राकृतिक तौर पे है, यानी प्रकृति ने महिलाओं को और पुरुषों को एक दूसरे से असमान बनाया, यानी दोनों एक दूसरे से असमान हैं। दूसरी असमानता है वो है लैंगिक असमानता, जो कि प्रकृति ने नहीं बनाया है, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था ने ही बनाया है। जो लैंगिक असमानता है वो उसका जन्म कैसे हुआ, हमारी सामाजिक व्यवस्था ने ही लैंगिक असमानता को जन्म दिया है। अंतर्गत महिलाओं को हमेशा निम्न स्तर का समझा जाता है, परिवार का मुखिया हमेशा एक पुरुष होगा। ये सारी जो असमानताएं हैं वो लैंगिक असमानता के अंतर्गत आती हैं। ये जो जेंडर इशू है इसी के ऊपर नारीवाद जो है वो बात करता है। ठीक है, इसे हम आगे समझेंगे अधिक सरल शब्दों में। नारीवाद है वो पुरुषों
और महिलाओं की विशेषताओं के मध्य समीकरण का अध्ययन करता है। जो नारीवाद है वो पुरुषों और महिलाओं की विशेषताओं के मध्य एक समीकरण का अध्ययन करता है और ये बताता है कि इसका पुरुषों और महिलाओं के जैविक या शारीरिक अंतर से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राकृतिक रूप से दोनों पुरुष और स्त्री असमान है, तो नारीवाद का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो इशू है वो जेंडर इशू है। तो पुरुषत्व का क्या अभिप्राय है? जो पुरुषत्व होता था वो किसकी बात करता था? यानी ये कहता था कि पुरुषों में जो होती है प्रभुता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, उनमें तार्किक क्षमता होती है, यानी पुरुषों में विवेकशीलता अधिक होती है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि महिलाओं के अंतर्गत पुरुषों के अंदर पावर होता है। ठीक है, उनमें सोचने समझने की अधिक शक्ति होती है, तार्किक विश्लेषण करने की शक्ति होती है, ऐसा पुरुष समाज का मानना था। और वो पुरुष समाज ये मानता था कि महिलाओं में इस प्रकार के कोई गुण नहीं होते हैं। ये इनकी एक धारणा थी, क्या कह सकते हैं इसको, मेंटेलिटी कह सकते हैं। पुरुष समाज का यह मानना था कि महिलाएं किसी भी रूप में पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती हैं और इसे इनकी लैंगिक पहचान बना दी गई थी। महिलाओं की एक मेंटेलिटी डेवलप हो गई थी पुरुष प्रधान समाज की, कि महिलाएं हैं वो किसी भी रूप में पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ये बात ध्यान से सुनिए कि जो उस समय की मेंटेलिटी थी वो ये डेवलप थी कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से किसी भी प्रकार से समान नहीं है, क्योंकि ना तो उनमें पावर होता है, ना तो उनमें अथॉरिटी होती है, ना तो उनमें सोचने समझने की अधिक शक्ति होती, ना ही वो विवेकशील होती हैं। जो नारीवादी आंदोलन था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह महिलाओं के लिए राजनैतिक कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करना था और उनमें महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना था। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद है यानी फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसका जो विकसित रूप शुरू हुआ वो 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब नारीवादी आंदोलन का विकसित स्वरूप जो आया वो 20वीं शताब्दी में आया। ठीक है, इस शताब्दी में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे उस समय की जो पुस्तकें थीं उसमें हम संघर्ष के बारे में पढ़ सकते हैं, युद्ध के कारणों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में पढ़ते हैं, राजनय के विकास, वाणिज्य तथा व्यापार के बारे में पढ़ सकते हैं, जो उस समय के ग्रंथ थे। तो इन ग्रंथों में कहीं पर भी व्यक्तियों की बात नहीं की गई थी। मेन फोकस जो था व्यक्ति का, उसमें कहीं पे भी नारी की बात तो कही नहीं गई थी। तो नारीवादी उपागम के जो विद्वान थे उन्होंने यह तर्क दिया कि इतिहास जो है, जो हिस्ट्री है, वो इस बात का साक्षी है कि महिलाओं को आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन से वंचित रखा गया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिलाओं को कभी भी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन में कभी भी हिस्सा लेने नहीं दिया गया, क्योंकि जो उस समय की मेंटेलिटी थी वह यह थी कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो हैं उनकी अवस्थाहीन है। महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कम ही आंका जाता था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार था और महिलाओं पर, और वे क्या करते थे, वो महिलाओं पर वर्चस्व स्थापित करके अपना पुरुषत्व सार्थक समझते थे। वो उनका यह मानना था कि हम महिलाओं पर जब वर्चस्व स्थापित कर लेंगे तो उनका पुरुषत्व क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। ठीक है, ये मानना था। नारीवादी विद्वानों के अनुसार महिलाओं की जो अधीनता और पुरुषों के प्रभुत्व की स्थिति थी वो निरंतर अपरिवर्तनीय रही, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। महिलाओं को हमेशा निम्न ही आंका गया, चाहे वो समग्रवादी राज्य हो, चाहे वो आधुनिक राष्ट्र हो, चाहे वो सामंतवादी राज्य हो, चाहे वो पूंजीवादी राज्य हो, चाहे वो वैश्विक शासनवादी राज्य हो, उसमें जो थी महिलाओं की स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसे कि पहले थी, यानी महिलाओं को हमेशा ही पुरुषों की अपेक्षा निम्न कोटि का माना जाता था। दो बात उभर कर आएगी कि किस प्रकार महिलावादी उपागम के विद्वानों ने कटाक्ष किया यथार्थवादी उपागम पर। आप सभी जानते हैं कि यथार्थवादी उपागम में किस बात की बात की जाती है, राष्ट्रीय हित की, शक्ति की और राष्ट्रीय शक्ति के लिए संघर्ष की बात की जाती है। सिद्धांतों की बात कौन करते हैं, यथार्थवादी और नव यथार्थवादी सिद्धांत के विचारक। इस पे जो नारीवादी उपागम के विद्वान हैं उनका यह कहना है कि यथार्थवाद की जो आधारभूत मान्यताएं थीं वो शक्ति, संप्रभुता और अराजकता थी।
आधारभूत मान्यताओं से हमारा आशय यह है कि जो यथार्थवादी और नव यथार्थवादी उपागम के विद्वान थे वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति, संप्रभुता और अराजकता के तत्वों पर और इनके सिद्धांतों पर ही चर्चा करते थे। तो नारीवादी उपागम में विद्वान कहते हैं, ये इस बात पर जोर देते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो किस प्रकार से अराजक होते हैं। जो यथार्थवाद है और नव यथार्थवाद है वो सिर्फ और सिर्फ अराजकता की ही बात करता है। उपागम के जो विचारक है वो ये कह रहे हैं कि ये यथार्थवाद और नव यथार्थवाद जिनकी बात करता है, तो जो अराजक की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं वो कौन उत्पन्न कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही संसार में अराजकता की भावना को प्रसारित कर रहे हैं। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज है वो संसार को एक जो दिशा में ले जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ शक्ति, संघर्ष, अराजकता की भावना पनप रही है। ठीक है, यथार्थवादी जो कहते हैं वो यह है, देश नीति हो, चाहे वो राज्य की प्रभुसत्ता का निर्धारण हो, चाहे वो सैन्य बल का प्रयोग है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की ही भागीदारी देखने को मिलती है। वहाँ पर महिलाओं की कोई बात नहीं की जाती है। यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था को दर्शाया गया है। नारीवादी उपागम के विश्लेषक थे, विद्वान थे, विचारक थे। इन्होंने इन आधारों पर यथार्थवादी उपागम के विद्वानों की आलोचना की, उनके ऊपर कटाक्ष किया। यानी वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रधान व्यवस्था को ही प्रोत्साहित करते थे, महिलाओं की बात नहीं करते थे। नारीवादी लेखक रोजमेरी ग्रांट कहती हैं, वो ये कहती हैं कि यथार्थवादी सिद्धांत पितृ प्रधान सिद्धांत की बात करता है, क्योंकि यह मानता है कि जो सामाजिक व्यवस्था है और जो राज्य है उसे बनाए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ पितृ प्रधान तत्व की आवश्यकता है और पितृ प्रधान व्यवस्था ही इस प्रकार की व्यवस्था को सुनिश्चित रूप से बनाए रखता है। यही कारण है कि जो राज्य की अनेक प्रचलित परिभाषाओं में नारियों का कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जो यथार्थवादियों ने पुरुष प्रधान व्यवस्था को उच्च दर्जे का कायम किया, तो इसी कारण से नारियों की कहीं पे भी बात नहीं हुई है। राज्य की अनेक प्रचलित परिभाषाओं में नारियों का कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत है वो पुरुषों का पक्ष लेता है और नारियों को उनसे अलग रखता है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो पुरुष हैं उन्हें राज्य के समकक्ष माना जाता है। यानी पुरुष जो हैं उनसे ही राज्य की उत्पत्ति हुई है और वही राज्य के पुरुषों को राज्य के समकक्ष माना जाता है। विद्वान है वो इस उपागम से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उपागम के विद्वान बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष, अराजकता और प्रतिस्पर्धा और भय इसी कारण है क्योंकि आपने महिलाओं को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया की आधी आबादी को इससे अलग रखा और जो संसार में अराजकता, भय और संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की भावना जो फैलाई है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रधान समाज ने फैलाई है। ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महिलाओं के बारे में कुछ अध्ययन किया होता, उन्हें बराबरी का दर्जा प्रदान किया होता, तो आज ये संघर्ष और अराजकता की स्थिति नहीं होती। ऐसा नारीवादी आंदोलन के विचारकों का मानना था। जब हम महिलाओं के बारे में चर्चा करते हैं और जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमें सिर्फ और सिर्फ संघर्ष और अराजकता की स्थिति ही दिखाई देती है। यदि हम महिलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें जो महिलाओं की विशेषता नजर आती है वो है नम्रता, शांति, कोमलता, करुणा और क्षमाशीलता की भावना। इन विशेषताओं का अध्ययन करके हमें ये पता चलता है कि नारियों में जो विशेषताएं व्याप्त हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संघर्ष व अराजकता को पनपने ही नहीं देती। अगर पुरुष प्रधान व्यवस्था की जगह महिलाओं को भी पुरुषों की समान अधिकार प्रदान किए जाते तो आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ऐसी स्थिति संघर्ष व अराजकता की देखने को नहीं मिलती। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि महिलाओं में नम्रता, शांति, कोमलता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संघर्ष और अराजकता है तो इसके बीच में कोई बैलेंस नहीं बैठता है, तो इसीलिए वे नारीवादी विशेषताओं को या नारीवादी अध्ययन को इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत अध्ययन करने पर जोर नहीं देते हैं और उसे टालने की कोशिश करते हैं। नारीवादी उपागम के विचारक थे, जो नारीवादी उपागम के विश्लेषक थे वो कहते थे कि अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में महिलाओं को पार्टिसिपेंट्स करने दिया होता तो आज संसार में की स्थिति संघर्ष, अराजकता, अन्याय और अशांति की नहीं रहती, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अपने गुणों के द्वारा, अपनी विशेषताओं के द्वारा समाज में और विश्व में शांति और न्याय की स्थापना करने पर बल देती, क्योंकि महिलाओं की विशेषता ही है नम्रता, क्षमा, करुणा, दया की भावना। ठीक है, तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वर्चस्व की स्थिति नहीं रहती और समाज में शांति की व्यवस्था रहती, ना कि अराजकता की।
तो डियर फ्रेंड्स, यह था नारीवाद के अर्थ के बारे में एक संपूर्ण विश्लेषण। आशा करती हूँ आपको नारीवाद से संबंधित कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इसकी विशेषताओं पर फोकस करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया वैसे ही अदर स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।